तो अपने सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और वर्धन वंश के से शुरू करते हैं पढ़ना अपने। देखिए, वर्धन वंश वैसे तो कहा जाए तो स्वर्णिम भारत का अंतिम वंश था जिसने भारत को संभाल रखा था। बाद में क्या है, बाहरी आक्रमणों के कारण जो क्षेत्र है वो अलग अलग क्षेत्रों में बंट चुका था। वर्धन वंश में भी क्या है, इंपॉर्टेंट हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इस वर्धन वंश को शुरू करने वाला या इसका संस्थापक जो था वो पुष्य भीति नामक शासक था जिसने क्या है, वर्धन वंश की शुरुआत की। हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात, राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात सिंहासन रूढ़ होता है, क्योंकि राज्यवर्धन को बांग्लादेश के शासक संसाक ने मार डाला था, हत्या कर दी थी, जिसके बाद हर्षवर्धन शासक बनता है और सारी जो कठिनाइयां हैं उनको पार करके अपने क्षेत्र को संभाल के रखता है। और अंतिम समय में इसने क्या है, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, राजधानी कन्नौज को बनाया और महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त वंश में भी थे, चंद्रगुप्त प्रथम, और वैसे ही क्या है, महाराजा धीराज की उपाधि हर्षवर्धन ने भी अपने लिए प्रयोग की थी। उसके बाद अपने जो सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि राष्ट्रकूट वंश जो है उसका वंश इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस उसमें एक कृष्ण प्रथम नामक एक शासक था जिसने एलोरा की पहाड़ियों में एक कैलाशनाथ नामक मंदिर बनवाया था, कैलाशनाथ नामक मंदिर बनवाया था जो प्रसिद्ध है। राष्ट्रकूट का इकलौता कृत्य ऐसा है जो क्या है, थोड़ा प्रसिद्ध है, जो किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने, एक इम्पोर्टेंट शासक था इसके अंतर्गत। चोल वंश के बारे में अपने नहीं पढ़ते हैं, चोल प्रशासन और चोल कला के बारे में अपने जानेंगे। चोल प्रशासन जो था वो 6 प्रांतों में बंटा हुआ था। 6 प्रांत जो थे जिनको मंडलम भी कहा जाता है, मंडलम कहा जाता है, जो पूरा शासन का प्रदेश था वो 6 प्रांतों में बंटा हुआ था जिनको मंडलम कहते हैं। मंडलम जो थे वो आगे जाकर और छोटे क्षेत्र में जिनको कहते हैं कोट्टम, मंडलम जो थे वो और छोटे क्षेत्र कोट्टम में बंटे हुए थे। कोट्टम जो है वो ग्राम, नाडु और क्रमशः तीसरा जो क्षेत्र था कुर्रम, नाडु और कुर्रम में विभक्त था। अब नाडु के अंतर्गत जो सभा होती थी उसको नाटर बोला जाता था। नाडु के अंदर जो सभा गठित होती थी उसको नाटर बोला जाता था। ठीक है, पूछा जाए कि नाटर किसे कहते हैं तो चोल प्रशासन के समय नाडु क्षेत्र में जो सभा गठित होती थी उसको नाटर कहते थे। अगर नगर श्रेणी को नगरतार कहा जाता था उस समय। इसके अलावा चोल वंश के समय कला अपने उत्कृष्ट समय में थी। इस समय द्राविड़ प्रकार के या द्राविड़ कला के मंदिर बना करते थे। इस समय द्राविड़ प्रकार के या द्राविड़ शैली के जो थे मंदिर बना करते थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फेमस जो मंदिर है वो तंजौर के अंदर है, जिसको राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। शिव जी का यह मंदिर है। शिव जी का मंदिर लगभग आपको चोल के समय शिव के मंदिर ही मिलेंगे या शिव से जुड़ी चीज़ें ही मिलेंगी, क्योंकि ये शिव के उपासक थे। चोल जो थे वो किसके उपासक थे? शिव के। तो तंजौर का राजराजेश्वर का मंदिर है जो राजराज प्रथम ने उसका निर्माण करवाया था। राजराज प्रथम ने निर्माण करवाया था तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का। चोल प्रशासन 6 प्रांतों में बंटा हुआ था। प्रांतों को मंडलम कहते थे। मंडलम जो थे वो कोट्टम में विभक्त थे। कोट्टम अपनी छोटी इकाइयाँ ग्राम, नाडु और कुर्रम में विभक्त थी। ये चोल प्रशासन और कला का हमने पढ़ा।
कला के अंतर्गत द्राविड़ शैली के मंदिर, और एक और चीज़ है उस समय की, जो नटराज शिव का नटराज रूप जो है, उसकी तांबे की जो मूर्तियां थी वो भी क्या है, फेमस थी। एक चीज़ और बता देता हूँ चोल प्रशासन के बारे में। यहाँ ग्राम स्तर पर क्या है, हर प्रतिवर्ष क्या है, चुनाव होता था प्रतिनिधि का, लेकिन ऐसी कोई भी केंद्रीय विधानसभा नहीं थी या केंद्रीय सभा नहीं थी जो राजा के ऊपर पूर्णतः अंकुश लगा सके, यानी राजा को कंट्रोल करने वाली ऐसी कोई भी सभा नहीं थी। लेकिन ग्राम स्तर पर क्या है, चुनाव हुआ करते थे, चुनाव हुआ करते थे प्रत्येक वर्ष प्रतिनिधि के लिए। अब हाँ, एक चीज़ और आती है इसके लिए इम्पोर्टेंट, उस समय के सोने के जो सिक्के थे, सोने के सिक्के थे जिनका काम लगान वसूलने के रूप में भी किया जाता था, क्योंकि लगान जो है अनाज की उपज का 1/6 भाग अनाज जो है वो लगान के रूप में देना होता था, या उसके बदले स्वर्णिम जो मुद्राएं थी उनको दे सकते थे। उस समय के सोने के सिक्के, यानी चोल वंश के समय के सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, कासू कहा जाता था। उनके वंश के समय के सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, कासू। नेक्स्ट अपना आता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के अंतर्गत एक ही बात इंपॉर्टेंट आती है, मिताक्षरा। क्या है भी मिताक्षरा? मिताक्षरा क्या है, एक प्रकार का हिंदू धर्म का आधिकारिक या कानून बताने वाला ग्रंथ है, जिसने क्या है, हिंदू धर्म के कानूनों के बारे में वर्णन किया है मिताक्षरा के अंतर्गत। इसको लिखने वाले थे विधिवेता, महान विधिवेता थे जिनका नाम था विज्ञानेश्वर नामक महान विधिवेता ने मिताक्षरा नामक हिंदू कानून संहिता को लिखा था, और वो किसके समय थी, चालुक्य वंश के समय थी। अब उसके बाद अपने पढ़ते हैं बाहरी रूप से जो आक्रमण करने के लिए आए थे, शक, हुण और कुषाण। शक, हुण और कुषाण में सबसे महत्वपूर्ण है कुषाण वंश। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कुषाण वंश। देखिए, कुषाण वंश के अंतर्गत जो शासक थे वो ज़्यादा फेमस नहीं हुए, लेकिन इसमें सबसे एक ज़्यादा फेमस शासक है जिसका नाम है कनिष्क, जिसकी बराबरी या जिसका कंपैरिजन अशोक से भी किया जाता है। मौर्य वंश के महान अशोक से भी क्या है, कुषाण वंश के एक शासक का क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, जिसका नाम था कनिष्क। अब देखिए कनिष्क इम्पोर्टेंट कैसे है। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय हुई थी। कहाँ पर, कुंडल ग्राम में जो कहाँ है, कश्मीर के कुंडल ग्राम में चौथी बौद्ध संहिता कनिष्क के समय हुई थी, जिसका आयोजन किसने करवाया था, बौद्ध आचार्य पार्श्व ने करवाया था। बौद्ध आचार्य की बात करें तो अश्वघोष नामक बौद्ध आचार्य भी कनिष्क के समय ही थे। कनिष्क ने पहले पेशावर को अपनी राजधानी बनाया, पेशावर, या उस समय उसको पुरुषपुर भी कहा जाता था, उसको अपनी राजधानी बनाया। कश्मीर में एक नगर बसाया उसने, जिसको कनिष्कपुर भी कहते हैं। एक बाद में राजधानी उसने मथुरा को बनाया। और एक और चीज़ जो इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट आती है, उस समय उसने 78 ईस्वी सन में एक संवत जारी किया था, जिसको शक संवत के नाम से आज भी अपने जानते हैं, शक संवत। ये 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा ही शुरू किया गया था, जो आज शक संवत के नाम से प्रसिद्ध है। एक मैंने पहले भी बताया था, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में शुरू की थी, जिसका नाम था गुप्त संवत। और दूसरा संवत आपके इम्पोर्टेंट कौन सा आता है, शक संवत आता है। मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसके समय एक गणितज्ञ थे महान, जिनका नाम था नागार्जुन जो है वो एक महान गणितज्ञ थे, और भारत के बहुत ही प्राचीन और बहुत ही विख्यात चिकित्सक चरक या महान चिकित्सक चरक भी क्या है, कनिष्क के समय ही मौजूद थे। एक
बच गया आपका अश्वघोष के अलावा वसुमित्र नामक बौद्ध आचार्य भी इनके समय मौजूद था। अब इसके बाद अपने एक पॉइंट आता है आपकी बुक का, इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट है आत्मसातीकरण। तो आपके प्रश्न आ सकता है कि आत्मसातीकरण क्या है। आत्मसातीकरण का मतलब है अपनी आत्मा में उसको बसा लेना, या आप कह सकते हो कि जैसा आसपास का माहौल है उसके अंतर्गत एडजस्ट हो जाना, उसको मिला लेना। आत्मसातीकरण क्यों इंपॉर्टेंट बताया गया है, क्योंकि ये जो जितने भी बाहरी आक्रमणकारी थे ये सभी के सभी क्या करते हैं, भारत में आक्रमण करने के लिए आते हैं। लूटने वाली जनजातियां थी। हुणों को तो दैत्य नाम से भी पुकारा जाता था, अगर आपने पढ़ा है तो देखा होगा। हुणों को तो दैत्य नाम से भी पुकारा जाता, क्योंकि ये सारी की सारी बर्बर जातियां थी। इनको समाज में सभ्य तरीके से रहना नहीं आता था। लेकिन जब इन्होंने भारत में आकर सभ्यता सीखी और सभ्य तरीके से ये रहने लगे, तो इन्होंने क्या है, एक प्रकार से क्या कह सकते हो आप, भारतीय संस्कृति को क्या कर लिया था, आत्मसाती कर लिया था। क्योंकि अगर आप देखते हो, शक, हुण और कुषाण, इन तीनों जो बर्बर जातियां थी, उन्होंने शैव मत को या बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और भारत की संस्कृति के अनुसार ही यहाँ पर शासन करने लगे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने लगभग पूरा आपको समझाया होगा। अगर कोई कमी रह जाती है तो फील फ्री टू यूज योर कमेंट बॉक्स। धन्यवाद।